नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो क्रिस्टोफर लक्सन को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। क्रिस्टोफर लक्सन क्रिस हिपकिंस के स्थान पर आए हैं और क्रिस हिपकिंस के पहले जेसिका आर्डन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी कोविड-19 के समय। क्रिस्टोफर लक्सन 38वें नंबर के न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं और ये नेशनल पार्टी से चुने गए हैं। नेशनल पार्टी से चुने गए हैं। अब न्यूजीलैंड आया है तो न्यूजीलैंड को मानचित्र में देख लेते हैं। ये न्यूजीलैंड का मानचित्र है। न्यूजीलैंड दो पार्ट में है, एक नॉर्थ आइसलैंड और दूसरा साउथ आइसलैंड। जो नॉर्थ आइसलैंड है इसमें यहाँ पर नॉर्दर्न लैंड है और यहाँ ग्रेट बैरियर आइसलैंड है और यहाँ पर वेलिंगटन है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। जो वेलिंगटन राजधानी है ये विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी वेलिंगटन है जो न्यूजीलैंड की राजधानी है। और यहाँ पर कुक जल संधि है। जो कुक जल संधि है ये नॉर्थ आइसलैंड को साउथ आइसलैंड से अलग करती है। रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पर कुक जल संधि है और कुक जल संधि नॉर्थ आइसलैंड को साउथ आइसलैंड से अलग करती है। और ये जो साउथ आइसलैंड है ये न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। साउथ आइसलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है और साउथ आइसलैंड पर यहाँ पर आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है और आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है और माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर वालकैटो नदी है। जो वालकैटो नदी है ये न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पर ऑकलैंड है। जो ऑकलैंड द्वीप है न्यूजीलैंड का ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। जो न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी है तो राष्ट्रीय पक्षी न्यूजीलैंड का कीवी है। और जो यहाँ के निवासी हैं, न्यूजीलैंड के जो निवासी हैं उन्हें माओरी कहते हैं। माओरी कहते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहते हैं। यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कीवी है। अब ये जो स्टेवार्ट आइसलैंड है, स्टेवार्ट जो आइसलैंड है यहाँ पर फोवो जल संधि है और फोवो जल संधि स्टेवार्ट आइसलैंड को साउथ आइसलैंड से अलग करती है। और ये जो पूर्वी तट है न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड का जो पूर्वी तट है इसे कैंटरबरी मैदान कहते हैं। और जो कैंटरबरी मैदान है इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसके कारण जो कैंटरबरी मैदान है ये न्यूजीलैंड का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। तो सर्वाधिक उपजाऊ मैदान कैंटरबरी मैदान है जो न्यूजीलैंड के पूर्वी भाग में पाया जाता है और इसमें जलोढ़ मृदा से विकसित है ये मैदान, इसीलिए ये सर्वाधिक उपजाऊ है। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं और जो ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ पर न्यूगिनी देश है, पापुआ न्यूगिनी, और यहाँ पर तस्मानिया देश है। जो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पापुआ न्यूगिनी देश से अलग करती है उसे टारस जल संधि है और नीचे बोस जल संधि है। जो टारस जल संधि है ये पापुआ न्यूगिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है और जो बोस जल संधि है ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। और यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तर और पूर्वी जो तट है, उत्तर पूर्वी तट, यहाँ कोरल सागर स्थित है और कोरल सागर में जो ग्रेट बैरियर रीफ है
तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, और ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो कोरल सागर में स्थित है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि यहाँ कुछ स्थानों पर वर्ष भर बहुत कम वर्षा होती है, और यहाँ पर सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे सिम्पसन मरुस्थल पाया जाता है, गिब्सन मरुस्थल पाया जाता है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल पाया जाता है, और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। और यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कोसियस्को है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियस्को है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है। और जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विली कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स घास के मैदान कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, इसके पहले मेलबर्न थी। और ऑस्ट्रेलिया में जो यहाँ पर कालगुडी जो है खान पाई जाती है, सोने की खान। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला बिंदु है इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं ये जोको विडोडो हैं, और इंडोनेशिया की जो करेंसी है ये इंडोनेशियाई रुपया है, जो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं, और जापान को निप्पन का देश कहते हैं, और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, सूर्योदय का देश कहते हैं, राजकुमारों का देश कहते हैं। और जो जापान है यहाँ पर 6 और 9 अगस्त को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम गिराया था, जिसके कारण बहुत जनधन नुकसान हुई थी, और उस स्थान पर अभी भी वहाँ के जो निवासी हैं वो दिव्यांग रूप से जन्म लेते हैं। अगला बिंदु है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हैं, और ब्राजील की जो राजधानी है वो ब्राजीलिया है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं, और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ये जस्टिन ट्रूडो हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, और इजराइल की जो राजधानी है ये यरूशलेम है, और अब हाल ही में अभी यहाँ पर युद्ध हो रहे हैं और इजराइल और गाजा के बीच। कनाडा की जो राजधानी है ये ओटावा है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैट फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल। तो इन पांचों खेलों को 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया गया है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही है। जो आईओसी है तो इसके बारे में समझ लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। जो इसके अध्यक्ष हैं ये थॉमस बोक हैं, और पहला ओलंपिक गेम 1896 ईस्वी में हुआ था। स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी, और 2 वर्ष बाद 1896 ईस्वी में पहला ओलंपिक गेम ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। और जो दूसरा ओलंपिक गेम्स है ये 1900 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। चूंकि ओलंपिक गेम्स का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, इसीलिए 1900 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ दूसरा ओलंपिक गेम्स। इसी ओलंपिक में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था, जिसमें 2 टीमों ने भाग लिया था, एक इंग्लैंड की टीम और दूसरी फ्रांस की टीम। इन 2 टीमों ने क्रिकेट में भाग लिया था, और जो ये क्रिकेट का फॉर्मेट था ये टेस्ट मैच खेला गया था। इस मैच में जो इंग्लैंड की टीम थी वो विजेता थी, और उप विजेता फ्रांस की टीम थी। इसके बाद जो आईओसी है, आईओसी की यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक हुई। कहाँ? मुंबई में, अभी हाल ही में, जो जियो वर्ल्ड सेंटर में हुई, जिसमें 2028 के
ओलंपिक गेम्स में, यानी कि 34वां ओलंपिक गेम्स 2028 में 5 गेम को सम्मिलित किया गया, जैसे क्रिकेट, स्क्वैश और फ्लैट फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल या शॉर्ट बॉल। इन 5 गेम को यही 141वीं ओलंपिक, जो 141वीं आईओसी की बैठक हुई मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में, इसी में 5 गेमों को 34वां ओलंपिक गेम 2028 में शामिल किया गया। और ये 34वां ओलंपिक गेम्स 2028 वाला अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा, जिसमें 5 गेमों को सम्मिलित किया गया है। अब सीरियल से जान लेते हैं। जो 32वां ओलंपिक गेम्स है ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ, और इसके बाद 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो 33वां ओलंपिक गेम्स, जो 33वां ओलंपिक गेम्स है ये पेरिस में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा 2024 में। फिर जो 34वां ओलंपिक गेम्स है ये लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका के शहर में 2028 में। जो 32वां ओलंपिक गेम है टोक्यो में हुआ, और 33वां पेरिस में होगा, फ्रांस की राजधानी में। ये जो पेरिस वाला ओलंपिक गेम्स है इसमें मतलब ब्रेक डांस को शामिल किया गया है। जो ब्रेक डांस है इसको शामिल किया गया है। यो यो हनी सिंह वाला जो डांस है ये ब्रेक डांस इसमें शामिल किया गया है पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 वाले में। इसके बाद जो ब्रेक डांस है उसको किसी भी ओलंपिक गेम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात जो ब्रेक डांस है इसे केवल और केवल 33वां जो पेरिस ओलंपिक गेम्स है इसी में इसका आयोजन होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और कुछ जान लेते हैं। जो 2028 का ओलंपिक गेम्स होगा लॉस एंजल्स वाला, इसमें क्रिकेट की दो वाले पुरुष भी भाग लेंगे और महिला टीम भी भाग लेंगी, अर्थात पुरुष टीम भी खेलेगी और महिला टीम भी खेलेगी। महिला जो पुरुष टीम है तो पुरुष की 6 टीमें खेलेंगी और महिला की भी 6 टीमें खेलेंगी। इस प्रकार जो 34वां ओलंपिक गेम्स 2028 है उसमें क्रिकेट में पुरुष और महिला दोनों टीम खेलेंगी और दोनों की 6 टीम खेलेंगी। और ये जो क्रिकेट का फॉर्मेट होगा ये T20 फॉर्मेट होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन का उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? तो IIT BHU ने, यानी कि IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किया है। अब जो हाइड्रोजन आया है इसके बारे में समझ लेते हैं। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 होता है। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी और इसका जो उपनाम है ये आवारा तत्व है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जैसे H1 H1 H1, यानी कि 1 2 3। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है। जो ड्यूटेरियम है ये D2O है, अर्थात ये भारी जल है। तो इसके 3 समस्थानिक हैं, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। कार्बन शून्य उत्सर्जन लक्ष्य भारत सरकार ने 2070 रखा है। और COP27 का जो आयोजन है ये मिस्र में हुआ था। और मिस्र में यहाँ पर जब प्रधानमंत्री हमारे देश के गए थे, प्रधानमंत्री मोदी, तो यहाँ पे मिस्र का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और COP28 का जो आयोजन होगा ये संयुक्त अरब अमीरात में होगा। जो हाइड्रोजन से पहली बस दिल्ली में चलाई गई। अब ये IIT BHU के बारे में जान लेते हैं। जो IIT BHU है इसका फुल फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी जो स्थापना है ये 1920 में 1920 ईस्वी के आसपास हुई थी। और जो इसके मूल संस्थापक थे ये महामना मदन मोहन मालवीय थे। जो BHU की स्थापना है ये 1916 ईस्वी में हुई थी और जो इसके संस्थापक थे ये मदन मोहन मालवीय थे।
अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू होगा? तो मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, यहाँ पर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण की शुरुआत होगी। जो इसका पहला संस्करण और जो दूसरा संस्करण हुआ है, ये भी दोनों संस्करण मुंबई में हुए हैं। तो इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि पहला संस्करण, दूसरा संस्करण और जो तीसरा संस्करण है, ये तीनों संस्करण ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन के मुंबई में हुए हैं। जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन है, इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य बंदरगाह का विकास करना है। और जो बंदरगाह का विकास करना है, समुद्री सुरक्षा है और इनोवेशन और नवाचार को बढ़ावा देना है। रिपीट कर लेते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बंदरगाह का विकास करना है, सामुद्रिक सुरक्षा, इनोवेशन और जो निवेश है इसको बढ़ावा देना है। अब इससे संबंधित अन्य बिंदु के बारे में समझ लेते हैं। जो काफी सम्मेलन है, ये बेंगलुरु में हुआ, ये 5वें नंबर का था। मसाला सम्मेलन मुंबई में हुआ, ये 14वें नंबर का। और बांध पर सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में हुआ, राजस्थान की राजधानी में। P20 जो सम्मेलन है, ये यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ, जिसमें G20 की सभी पार्लियामेंट के जो सदस्य थे यानी कि अध्यक्ष थे, उन्होंने भाग लिया था, सम्मिलित हुए थे इसमें। G20 सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ और लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। जो लोनार झील है, इसका जो जल है ये गुलाबी है और जो लोनार झील का निर्माण हुआ है, ये उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। लावड़ी और तमाशा नृत्य महाराष्ट्र के नृत्य हैं। महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव और जो शिवाजी महोत्सव और ये काला घोड़ा महोत्सव। रिपीट कर लेते हैं। गणेश महोत्सव और जो शिवाजी महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव। गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, ये तीनों महोत्सव महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र आया है तो इसके बारे में और जान लेते हैं। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं। जो महाराष्ट्र में जो लोकसभा की सीट है, लोकसभा की 48 सीट है और राज्यसभा की 19 सीट है। महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीट है वो 48 है। महाराष्ट्र जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो केरल में विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रारंभ हुआ है। जो विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, इसका निर्माण केरल की सरकार और जो अडानी ग्रुप है उन्होंने किया। अडानी ग्रुप और केरल की सरकार ने किया, जिसमें केरल की सरकार ने 70% अपना पैसा लगाया है और 30% पैसा अडानी ग्रुप ने लगाया है और इन दोनों ने मिलकर विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का निर्माण किया है। जो विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, यहाँ पर सबसे पहले चीन का जहाज आया है, जिसका नाम झोउ हुआ 15 है। झोउ हुआ 15 है। अब जो केरल के अन्य बिंदु हैं, इससे संबंधित समझ लेते हैं। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल में लॉन्च हुई है, जो 530 किलोमीटर की लंबाई है। जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, ये रेल परियोजना है और ये कासरगोड से जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहां तक है। कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक। INS विक्रांत जो है, ये 2 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ। जो INS विक्रांत है, ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसका निर्माण कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। MV एक्सप्रेस क्रूज, इसका जो ये है MV एक्सप्रेस क्रूज, ये चेन्नई से श्रीलंका गया है। और लोथल बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है।
लोथल बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास चीन और भारत के बीच हुआ है। जो मोतियों की माला वाली नीति है ये चाइना की नीति है। इस नीति के द्वारा चाइना भारत को चारों तरफ से घेरता है। पद्मा रेल लिंक ये बांग्लादेश का है। ये जो पद्मा रेल लिंक है ये पद्मा नदी पर है और पद्मा नदी को मतलब कि जो गंगा नदी है तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं। अब जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है उन्हें मानचित्र में समझ लेते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का मानचित्र है। भारत में जो बड़े बंदरगाह हैं वो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो आइए समझ लेते हैं मैप में। ये गुजरात है। गुजरात में यहाँ कांडला बंदरगाह है। जो कांडला बंदरगाह है, कलर चेंज कर लेते हैं। जो कांडला बंदरगाह है तो कांडला बंदरगाह में कांडला बंदरगाह इसका नाम कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। और कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, कच्छ की खाड़ी। अब ये महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं। एक मुंबई बंदरगाह है और दूसरा नवामासोवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इसको दोबारा चेंज कर लेते हैं। जो मुंबई है, मुंबई बंदरगाह से भारत में सर्वाधिक व्यापार होता है। जो नवामासोवा बंदरगाह है ये भारत का सबसे नवीनतम बंदरगाह है और ये जो तकनीकी है तो उच्च तकनीकी से लैस है। जो कांडला बंदरगाह है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो गुजरात में ओनली 1 बंदरगाह है और महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं। ये मारमागुआ बंदरगाह है। मारमागुआ बंदरगाह गोवा के तट पर स्थित है। और ये मंगलौर बंदरगाह है। जो मंगलौर बंदरगाह है ये कर्नाटक के तट पर स्थित है। कोच्चि बंदरगाह तो कोच्चि बंदरगाह केरल के तट पर स्थित है। और तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह ये तीनों जो बंदरगाह हैं ये तमिलनाडु के तट पर स्थित है। यानी कि तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। जो एन्नोर बंदरगाह है ये कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। जो चेन्नई बंदरगाह है ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। और यहाँ पारादीप बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के तट पर स्थित है। जो पारादीप बंदरगाह है यहाँ से भारत का जो कच्चा लोहा है ये जापान को निर्यात होता है। और ये जो है ये पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल में 2 बंदरगाह हैं, एक कोलकाता है, दूसरा हल्दिया है। जो कोलकाता बंदरगाह है इसका निर्माण पहले हुआ है, इसके बाद हल्दिया बंदरगाह का निर्माण हुआ है। तो ये जो है 13 बड़े बंदरगाह हैं और ये बंदरगाह है 12 और एक ये 13। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान पर है, यानी कि दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। ये भारत का 13वां बंदरगाह है। तो 13 बंदरगाह इनको गिन लेते हैं। एक गुजरात में और 2 महाराष्ट्र में, तो 3। और ये मर्मोगोवा 4, मंगलौर 5, कोच्चि 6 और 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और ये 13। जो पोर्ट ब्लेयर है ये भारत का 13वां बड़े बंदरगाह है। और जो छोटे बंदरगाह हैं इनकी संख्या लगभग 200 है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म, कलर चेंज कर लेते हैं। जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए, पुष्पा झुकेगा नहीं, जो पुष्पा मूवी है उसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 69वें नंबर का अल्लू अर्जुन को दिया गया। अब इस पुरस्कार से संबंधित जो अन्य पुरस्कार हैं उनको भी समझ लेते हैं। जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह पुरस्कार राजकीय पुरस्कार के रूप में दिया जाता था और जो क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनती थी उनको दिया जाता था। इसके बाद में 1967 ईस्वी में इसमें परिवर्तन किया गया और सबसे पहला जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो
नरगिस को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये नरगिस को दिया गया रात और दिन मूवी के लिए, और उत्तम कुमार को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था जो इनकी मूवी थी उनके लिए। तो नरगिस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और जो उत्तम कुमार हैं इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित दिया गया था। अब वर्तमान की बात कर लेते हैं जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित हैं। तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी फिल्म को दिया गया। जो रॉकेटरी मूवी है ये इसके डायरेक्टर आर माधवन हैं और इसके एक्टर भी आर माधवन हैं। जो रॉकेटरी मूवी है तो एक इसरो के एक साइंटिस्ट थे नंबी नारायणन, उनकी बायोग्राफी है। तो इस फिल्म को देखिएगा जरूर, एक दिशा निर्देश वाली मूवी है। जो अगली है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दो लोगों को दिया गया, एक आलिया भट्ट को और दूसरा कृति सेनन को। तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ मूवी के लिए दिया गया है और कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अवार्ड सरदार उधम सिंह को दिया गया, जो सरदार उधम मूवी के लिए दिया गया। जो सरदार उधम सिंह थे ये पंजाब के थे और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इसमें जो गोली चलवाई थी वो जनरल डायल ने चलवाई थी, जिसके पश्चात इन्होंने प्रण लिया, सरदार उधम सिंह ने प्रण लिया कि जिन्होंने ये जलियांवाला हत्याकांड करवाया है उससे मैं मार दूंगा। जिसके उपरांत ये जनरल डायर का पीछा करते करते 1940 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड पर एक सभा के दौरान जनरल डायर पर गोलियों से भून दिया, जिसके उपरांत सरदार उधम सिंह को जो है इंग्लैंड में फांसी दे दी गई। जो अगला पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ये 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया और जो 2022 वाला था वो आशा पारेख को दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जो आयोजन है ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम है, उसका अनावरण कहाँ किया गया है। तो अमेरिका का शहर मैरीलैंड है जिसमें स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। अब स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है इसका जो अनावरण है ये मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। जो इसकी ऊंचाई है ये 19 फीट की ऊंचाई है और इसके जो वास्तुकार हैं ये राम सुतार हैं। रिपीट कर लेते हैं, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है ये मैरीलैंड यूएसए में इसका अनावरण किया गया है। इसकी ऊंचाई 19 फीट की है और इसके जो वास्तुकार हैं ये राम सुतार हैं। अब जो ये स्टैच्यू अन्य स्टैच्यू हैं उनके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो भारत में है ये हैदराबाद में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। और अगला स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये लातूर महाराष्ट्र में है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है ये कैंपगोड़ा जो एयरपोर्ट है कर्नाटक में वहाँ बनाया गया है। और स्टैच्यू ऑफ पीस ये 151 इंच की है, इसका जो अनावरण है ये पाली राजस्थान में किया गया है। स्टैच्यू ऑफ वनवैस ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में इसका अनावरण किया गया है। और जो वनवैस है ये आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी है ये गुजरात में स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और ये नर्मदा नदी के किनारे साधुवेड़ द्वीप पर नर्मदा जिले में स्थित है गुजरात में। जो नई संसद भवन है इसके जो वास्तुकार हैं ये बिमल पटेल हैं। जो पुरानी संसद भवन है और जो पुरानी दिल्ली है जो इसके वास्तुकार हैं ये लुटियंस हैं। लुटियंस फ्रांस के रहने वाले थे और जो पुरानी संसद है इसका नाम संविधान सदन रख दिया गया है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। जो विश्व खाद्य दिवस है तो ये 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को
FAO की स्थापना हुई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है ये रोम, इटली में है। तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। जो इसका मुख्यालय है ये रोम, इटली में है। जो इटली है तो इटली का एक सिसिली द्वीप है। इटली का यहाँ सिसिली द्वीप है और सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप है और लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, जो भूमध्य सागर है उसका प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और जो यहाँ सिसिली द्वीप है तो सिसिली द्वीप पर दो ज्वालामुखी है, एक एटना ज्वालामुखी है और दूसरा विसुवियस ज्वालामुखी है। जो एटना ज्वालामुखी है और जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं और जो विसुवियस ज्वालामुखी है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। और ये तीनों इटली से संबंधित सिसिली द्वीप और लिपारी द्वीप में स्थित हैं। और सिसिली और लिपारी द्वीप ये दोनों द्वीप जो है भूमध्य सागर में स्थित है और भूमध्य सागर के किनारे ये इटली स्थित है और इटली की राजधानी रोम है। अब प्रमुख दिवस की बात कर लेते हैं। जो 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर 2009 को गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसीलिए जो डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। यहाँ याद रखना है ये विश्व डाक दिवस है और ये राष्ट्रीय डाक दिवस है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी दिवस मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास समाप्त हुई और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।